नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कुछ चीज़ों पर बात करेंगे डिटेल में। निबंध से संबंधित बात करेंगे। एक निबंध का टॉपिक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, लेकिन उसको बेहतरीन कैसे किया जाए, इतना बेहतरीन लिखा जाए कि आप जब एग्ज़ाम में लिखें तो आपका निबंध सबसे अच्छा दिखे, वो मैं तरीका बताऊंगा। और आपके लिए कंटेंट लेकर आया हूँ मैं। कंटेंट का मतलब क्या होता है कि आपको बहुत सारे आंकड़े और उससे जुड़े हुए फैक्ट्स और तथ्य बहुत सारे मैं उपलब्ध करवा दूंगा, जिसको जब आप निबंध लिखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कंटेंट ही हमारी पहचान है। कंटेंट आपको बेस्ट मिलेगा। बाकी जितने भी बीपीएससी रिलेटेड चैनल हैं उन सब से बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा। ओके, और जो बेल आइकन होता है ना, उसको अगर आप दबा लेते हैं तो आपको ये फ़ायदा होगा कि वीडियो अपलोड जब भी होता है, कभी कभी मेरा टाइम मैच नहीं हो पाता है, एक ही समय पर वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, तो जब भी आपको वीडियो अपलोड होगा तो आपको पता चल जाएगा, तो आप उसी समय उसको देखकर अपना आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे जल संकट, या जल है तो कल है। बहुत सारे स्टूडेंट इस पर निबंध लिख रहे हैं, लेकिन निबंध में उनकी कुछ खामियां हैं जिसको मैं पहले बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको उससे संबंधित तथ्य दूंगा। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है एक बच्चे का, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया है, बहुत सारे लोग अब जागे हैं जाके, तो उनको रियलाइज़ हो रहा है, इसलिए अभी मैसेज किया उन्होंने। जब 68 पीपीटी का रिजल्ट आ गया उसके बाद उन्होंने बोला है कि कोचिंग को लेकर, कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, कोचिंग ज्वाइन करना या ना करना ये आपकी अपनी हो सकता है, अपना फैसला हो सकता है आपका। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ कभी भी कोचिंग ज्वाइन करने के लिए या कोचिंग नहीं ज्वाइन करने के लिए। बस कोचिंग अगर ज्वाइन करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप पैसा दे रहे हैं तो उसका वसूलिएगा ज़रूर। वसूलने क्या मतलब होता है, जैसे कई सारे लोगों को डाउट तो होता है लेकिन वो पूछ नहीं पाते हैं क्लास में, इस तरह की चीज़ें मत कीजिएगा। और कोचिंग ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में अच्छे से पता लगा लीजिएगा कि पता चला मास्टर सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन का काम करता है। मोटिवेशन के लिए लंबा चौड़ा लेक्चर देगा, 50 मिनट पढ़ाएगा, तो उसमें से ये 30 मिनट आपको मोटिवेट करेगा। ये बहुत सारे बिहार के टीचरों की एक खराबी है, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखो, बच्चे खुद मोटिवेट होते हैं, समझदार होते हैं, जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उनको बस एक दिशा दिखाना होता है। उनका मेंटोर बनिए, उनके पेरेंट मत बनिए। समझ में आ रही है इन चीज़ें मैं क्या बता रहा हूँ। तो मोटिवेशन की अच्छा खासा ज़रूरत नहीं पड़ता है, खुद मोटिवेट होते हैं बच्चे। जब उनको ज़रूरत पड़ता है तो खुद ही बोल देते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है, या ये पता नहीं चल रहा है, वो पता नहीं चल रहा है, कैसे पढ़ें क्या पढ़ें। बाकी समय जहाँ भी कोचिंग ज्वाइन कीजिएगा तो उससे कोचिंग के बारे में डिटेल में पता करके कि अच्छा पढ़ाई होता है या नहीं होता है, सिर्फ बकवास ये तो नहीं होता है, लूसेंट तो नहीं रटवाते हैं, उसी आधार पर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी चीज़ें होती है ज्वाइन करना, कोई ख़राब नहीं होता है। नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आजकल सब कुछ अवेलेबल है, बस आपको तलाश करने की ज़रूरत है, अच्छे से ढूंढने की ज़रूरत है। ओके, दूसरी बात है सिलेबस के रिगार्डिंग। जो सिलेबस चेंज को लेकर कल मैंने वीडियो बनाया था, तो उसको लेकर ज़्यादा परेशान और पैनिक नहीं होना है। मैंने उसके कारण से नहीं बनाया था वो वीडियो कि आप परेशान हो, पैनिक हो, घबराएं नहीं। जो चेंज होगा उसके क्या निगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, उसको लेकर मैंने बताया था। मैं रिफॉर्म का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन रिफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए, ना कि आयोग के अध्यक्ष को अपनी कारीगरी दिखाने के लिए और कोचिंग वालों के लिए। ऐसा रिफॉर्म नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई ना बात, जिससे कोचिंग को फ़ायदा हो, आयोग के अध्यक्ष को अपना नाम बनाए, लेकिन अंततः जो बच्चे स्टूडेंट हैं उनको परेशानी हो, इस तरह का रिफॉर्म नहीं होना चाहिए। बाकी रिफॉर्म कीजिए, किसको क्या दिक्कत। ओके, तो ये दो चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। निबंध जो लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, और एक चीज़ मैं बताऊं, काफ़ी अच्छा निबंध लिख रहे हैं। अगर मुझे 25 बच्चे निबंध भेजते हैं तो यकीन मानिए उसमें से 21 कॉपियां ऐसी होती है जिसको निबंध में मुझे दिक्कत हो जाती है कि मैं इसमें कहाँ पर खामी ढूंढूं। एक तो निबंध की एक और खासियत होती है, खामी क्यों नहीं ढूंढ पाता हूँ मैं, क्योंकि जैसे जल संकट है, जल संकट पर निबंध लिखना है ना। एक स्टूडेंट क्या लिखेगा, इसको साहित्यिक तरीके से लिखेगा, है ना। एक स्टूडेंट इसको फैक्ट बेस्ड लिखेगा, एक स्टूडेंट इसको साइंटिफिक तरीके से लिखेगा, एक स्टूडेंट इसको बिल्कुल रियलिस्टिक समस्याओं से जोड़ कर लिखेगा। क्या किसी का भी गलत है? नहीं। निबंध की खासियत क्या होती है कि उसमें आपका व्यक्तित्व दिख जाता है, यही निबंध की खासियत होती है।
निबंध लिखने वाले का अगर निबंध पर हो तो आपको ये पता चल जाएगा निबंध लिखने वाले की मानसिकता क्या रही होगी और ये किस सोच विचार का आदमी है। अगर उसने खुद से लिखा है तो कॉपी पेस्ट किया है तो उसकी बात अलग हो जाएगी। इसलिए निबंध चेक करने में एक बड़ी मुश्किल आती है। और देखिए 9 पेज का या एवरेज 7 पेज का तो निबंध आप लोग लिखते ही हैं। क्यों कॉपी चेक होता है देर से आजकल, मैं वो बता देता हूँ। अगर 10 कॉपी आई निबंध से संबंधित तो 70 पेज मुझे पढ़ने होते। मैं ऊपर ऊपर तो नहीं चेक करूँगा, तो 70 पेज पढ़ने में समय लगता है, बारीकी से अध्ययन करना पड़ता है कि हाँ टॉपिक से रिलेटेड लिखा है कि नहीं लिखा है। ये तो मेरी परेशानी होगी, इस पर बात नहीं करना है। तो इसलिए निबंध को जब भी आप लिखते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अभी से ही आप लोगों का कंटेंट अच्छा पर पहुंच रहा है धीरे धीरे। यानी कि जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं चीज़ों को तो आपको पता चल रहा है कि लिखना क्या होता है। शैली भी बहुत सारे अच्छों की अच्छी हो गई है, बहुत सारे लोगों की शैली बहुत अच्छी हो गई है, लिखने की बहुत बेहतरीन हो गई है। बिल्कुल इम्प्रेस्ड हो जाते हैं जब भी आप निबंध पढ़ेंगे तो शैली भी बेहतरीन हो रही है। अब एक चीज़ पर आज से ही ध्यान कंसंट्रेट करना है। कौन सी चीज़ है वो है टाइम मैनेज करना। ये अगर नहीं कर पाए आप तो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप 1 घंटे में 2 घंटे में 2 आवर में एक निबंध लिख रहे हैं और वहाँ पर 3 आवर में आपको 3 निबंध लिखना होगा। इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। 3 निबंध लिखना कोई मामूली बात नहीं होती है, हाथ अकड़ जाएगा, इतना ज़्यादा लिखना पड़ता है निबंध में। और एक चीज़, एक दिक्कत और आ सकती है, जो चेयरमैन सर ने कुछ दिन पहले डींगे हाँकी थी कि हम बिहार के मुहावरे देंगे, बिहार के लोकोक्तियाँ। किस भाषा के बिहार के दोगे? भोजपुरी मुहावरे दोगे या मैथिली वाले? क्योंकि भोजपुरी अगर दे दोगे तो मिथिलांचल के भाषा के लोगों को उसका मतलब ही समझ में नहीं आएगा, कैसे लिखेंगे वो। और ज़रूरी तो नहीं जो दक्षिणी बिहार में जो मुहावरे प्रचलित हों, पूर्वी बिहार में भी हों, पश्चिमी बिहार में भी हों, उत्तरी बिहार में भी हों। तो बिहार के मुहावरे संबंधित अगर वो ऐसे देते तो एक ये समस्या आपको सामना करना पड़ सकता है एग्जामिनेशन हॉल में। अगर पता चला मैथिली के मुहावरे उन्होंने दे दिए, उत्तरी बिहार का जो मुहावरा फेमस है, मुहावरों पर आधारित निबंध कहाँ दिया जाता है यार, मूर्त अमूर्त होता है। उत्तरी बिहार का कहीं पर दे दिया। अब दक्षिणी बिहार के बच्चे हैं जो उस भाषा से परिचित नहीं हैं, उस मुहावरे से परिचित नहीं हैं, क्या उनकी गलती है? नहीं ना। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन में जाने से पहले कुछ प्रचलित बिहार के मुहावरों को खुद से ही देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा नेट पर सर्च के लिए, क्योंकि एज सच कोई किताब तो अवेलेबल नहीं है इस तरह का। बिहार स्पेशल के निबंध से रिगार्डिंग कोई ऐसा किताब अवेलेबल प्रमाणिक तौर पर नहीं है। कुछ छोटे मोटे एक आध किताब हैं जिसमें मिल जाएगा। तो इसलिए जब भी बिहार स्पेशल पढ़ेंगे आप जीएस को लेकर तो बिहार की हिस्ट्री, बिहार का कल्चर, इस पर सबसे अधिक फोकस कीजिएगा। कल्चर और बिहार के मुहावरे लोकोक्तियाँ जो हैं ये सभी भाषाओं के, उत्तरी बिहार में कौन से प्रचलित होते हैं, दक्षिणी बिहार के, उसका एक बार मतलब देख लीजिएगा। और अगर लेखन शैली आपकी अच्छी होगी तो मतलब अगर आपको पता चल जाएगा उसका तो आप लिख सकते हैं उसको आराम से। ये मैं कुछ मौलिक चीज़ें बता रहा हूँ जो अगर आप मेंस देंगे तो ये आपको फेस करना ही पड़ेगा। ये छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। चलिए भोजपुरी का अगर उन्होंने कोई मुहावरा दे दिया, मिथिलांचल के बच्चों को नहीं पता है, या मैथिली का दे दिया और किशनगंज के बच्चों को मान लो नहीं पता है, या औरंगाबाद के बच्चों को नहीं पता है, तो उसको तो वहाँ पर दिक्कत होगा। दिक्कत किसी आयोग की, क्या उस बच्चे की दिक्कत था? नहीं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, पहले से ही तैयार होकर जाइएगा। अब आज के निबंध पर आते हैं। जल संकट चर्चा में है थोड़ा सा, क्योंकि अभी एक तो बेमौसम बरसात हुई थी कुछ दिन पहले, और बाढ़ की समस्या, सूखे की समस्या पिछले साल देखने को मिली थी, या वैसे भी पर्यावरण के कारण, पर्यावरण परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैस वगैरह वगैरह, ये सब हॉट टॉपिक बने हुए रहते हैं। सालों भर इस पर सम्मेलन और कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं, चर्चाएँ में रहते ही हैं। ये हॉट टॉपिक होता है। बिहार के लिए तो समस्या भी है, जल संकट बाढ़ के रूप में भी समस्या है, सूखे के रूप में भी समस्या है। इसलिए जल संकट से संबंधित निबंध आपको देखने को मिल सकता है। और अगर इस तरह का निबंध आपसे पूछा जाता है वाटर क्राइसिस से संबंधित, तो यकीन मानिए आपके लिए अच्छा है ये। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव निबंध है। सब्जेक्टिव निबंध का मतलब क्या होता है? इसमें आपको आंकड़े फैक्ट्स पता है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस उससे संबंधित लिख दीजिए। आंकड़े फैक्ट्स मैं आपको दे दूंगा। इस निबंध को लिखने में बच्चे एक गलती कर रहे हैं, वो मैं बता देता हूँ। जैसे जल संकट पर जो निबंध लिखते हैं तो कोशिश कीजिए कि भारत का, मेरी मैपिंग बहुत ख़राब है, भारत का मैपिंग बना के
और उसमें दिखा दीजिए कि किस एरिया में भारत में जल संकट है, या बिहार में जल संकट के करके पूछता है तो बिहार का जो जल संकट का जहाँ जहाँ पर है, जैसे ये गंगा नदी बह रही है इस इलाके में जल संकट हो जाता है, यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। तो ये चीज़ों को मैप बनाकर दिखाने की कोशिश कीजिएगा। निबंध में मैप बना सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से बना सकते हैं। जल संकट जब भी आए तो उसको 2 भागों में बांटिएगा। पहला कि जल संकट की समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है। अगर जल संकट सिर्फ दे दिया है कि जल संकट पर निबंध लिखिए, जल है तो कल है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे ये गलती कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ भारत और बिहार के परिप्रेक्ष्य में लिख रहे हैं, जबकि निबंध में तो ये नहीं दिया है। उसने तो बोला है कि जल है तो कल है, तो आप वैश्विक परिप्रेक्ष्य में क्यों नहीं लिख रहे हो इसको। विश्व में कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं, कौन कौन से देश ऐसे हैं, कौन कौन से जल से संबंधित समस्याएं उभर कर आ रही है सामने, उसको भी लिखिए, भारत का भी लिखिए, फिर बिहार स्पेसिफिक लिखिए उसमें। और अगर ये देता है कि भारत में जल संकट तो भारत का लिखिए, बिहार में जल संकट देता है तो बिहार का लिखिए। लेकिन सिर्फ अगर जल संकट दिया है तो भारत का भी लिखिए, बिहार का भी लिखिए, वैश्विक सम्मेलन का भी एग्जाम्पल दीजिए, वैश्विक स्तर पर कौन से जागरूकता अभियान चल रहा है, कौन सी योजनाएं चल रही, कौन से सम्मेलन होते हैं, कौन से कॉन्फ्रेंस होते हैं, उन सब चीज़ों का जिक्र करके अच्छे से बताइएगा। समझ में आ रही है। जल संकट पर जब भी निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कीजिए कि कौन कौन सी समस्या हो रही। समस्या में पहला क्या होगा, अत्यधिक उपयोग, बहुत ज़्यादा उपभोग हो रहा है जल का। दूसरा क्या होगा, वाटर स्टोर नहीं करते हैं हम, यानी कि वर्षा जल की बर्बादी होती है। तीसरा क्या होगा, वाटर का जो स्टोर है भी वो प्रदूषित हो रहे हैं। मूल रूप से तो यही 3 होगा। और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि वाटर जहाँ पर स्टोर किए जाते, जैसे तालाब होते थे पहले, कुएं, गांव के कुओं की हालत देखो क्या ख़राब हो रखी है। तालाब की हालत तो गांव में घर में अभी भी ठीक है, लेकिन शहरों के जो तालाब है, दरभंगा में बड़ा सा 3 तालाब है, उनसे से एक तो नाला हो गया है, तालाब इतना गंदा हो गया है। दिल्ली के नदी नाले की हालत देखिए, बेंगलोर के झीलों की हालत देखिए। इसी तरह से चेन्नई में कुछ समय पहले झील जो वहाँ का प्रमुख था वो झील सूख गया था। चेन्नई में वाटर की क्राइसिस हमेशा बनी रहती है। तो ये सब एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा कि जहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता था वो जगह समाप्त हो गया है ना। तो ये भी एक समस्या है कि जल को प्रबंधित कहाँ पर किया जाए, यानी कि आपको सभी पर ध्यान देना पड़ेगा। पहले समस्या में क्या लिखेंगे, प्रदूषण की समस्या लिखेंगे, उपभोग अत्यधिक होता है उसको लिखेंगे हम लोग, उसके बाद से ये लिखेंगे स्टोर कहाँ पर करें, उसके बाद से ये लिखेंगे कि हम स्टोर नहीं करते हैं ढंग से। वाटर जल जो गंगा का जल है वो बह के समुद्र में जाता है, वर्षा का जल है जो है वो बह के नदियों में चली जाती है, यानी कि जो जल हमें प्रकृति से प्राप्त होता है उसको हम स्टोर ही नहीं करते हैं। तो ये भी एक समस्या बन रही है। और पेड़ों की कटाई से क्या होता है, नदियों का फैलाव होता है। तो जैसे नदियाँ जल को होल्ड करके नहीं रख पाती हैं और जल जो है भूस्खलन के कारण नदियाँ प्रभावित हो रही हैं, नदियों के कारण जल प्रभावित हो रहा है। ये सारा कुछ आपको बताना पड़ेगा। डैम बहुत ज़्यादा बन रहे, डैम बनने से क्या होता है, नदियों में जल स्तर कम हो जाता है, इससे भी जल की समस्या उत्पन्न होती है। प्रदूषित जल हो जाता है, यमुना का पानी कितना खराब है बताओ। तो ये सब समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। प्रदूषण में आप क्या लिखेंगे, जैसे बिहार के बहुत सारे क्षेत्रों में आर्सेनिक की समस्या है, आर्सेनिक और यूरेनियम भी कई सारे जगह मिले हैं, यूरेनियम की समस्या है, फ्लोराइड की समस्या है। तो इन सब चीज़ों को लिखना पड़ेगा आपको। प्रदूषण में आ गए ये सब, जल प्रदूषण अलग हो गया। इसके अलावा जो झील हैं उसमें सल्फर जब घुल जाता है, खाद जो आप खेत में यूज करते हो, उर्वरक, वो जब जल में घुल जाते हैं तो उससे भी प्रदूषित हो जाता है जल, है ना। तो ये सब समस्या आपको बतानी पड़ेगी। शहरों के जो वेस्ट होते हैं वो वेस्ट बह कर कहाँ पर चले जाते हैं, तो स्वच्छ वाटर में चले जाते हैं, तो उससे भी प्रदूषण क्रिएट होता है। हमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना पड़ेगा। कई सारे दिल्ली में अगर आप आएंगे तो ओखला का क्षेत्र जो है, ओखला, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है बड़ा सा बनाया हुआ, जिससे क्या होता है, पानी को साफ़ करके फिर नदी नालों में छोड़ा जाता है उसको। तो ये सब तरीका अपनाना पड़ेगा आपको वाटर से संबंधित। उसके अलावा मैं आपको क्या दे दूँगा, मैं आपको फैक्ट्स बता दूँगा, उस फैक्ट्स को आप यूज़ करेंगे। समस्या के बाद आप फिर किस पर आएंगे, समाधान पर आएंगे। समाधान में क्या लिखेंगे, समाधान में हमेशा कोशिश कीजिए कि आप एक ऑफिसर बनने वाले हैं तो आपको हो सकता है कि बिहार सरकार कल को आपको लगा दे कि हाँ भाई, आपका नाम जो है, लड़का लड़की जो भी हैं, आप जाइए यहाँ पर इस गांव में या इस ज़िले में जल की समस्या है, इसको सॉल्व करना है। आप कुछ ऐसा समाधान दीजिए जिससे जल की समस्या यहाँ पर आसानी से सॉल्व हो जाए। तो RRR का फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। RRR क्या होता है, RRR मूवी वाला नहीं है, इसका मतलब होता है, ये आपको हमेशा काम आएगा, रिड्यूस, रिसाइक। तीसरा है रीयूज। कौन सा है,
रीयूज। इसी तरह कि आप अपने मन से भी कर सकते हैं, चौथा भी लगा दीजिए, क्या है, रिफ्यूज। इसी तरह से कुछ ऐसे मुख्य पॉइंट, जैसे रिड्यूस में क्या है, जैसे आप नहाते हैं कितना पानी बर्बाद करते हैं, एक्चुअली में कितना पानी चाहिए आपको, है ना। तो इसी तरह से हम कर सकते हैं, जैसे खेतों में जो हम पानी यूज करते हैं सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए नई तकनीक कौन सा है, ड्रॉप वाला तकनीक जो है, जो इजरायली तकनीक है उसका यूज़ कीजिए। हम लोग बाढ़ तकनीक यूज़ करते हैं। बाढ़ तकनीक क्या होता है सिंचाई में, कि बस पाइप लगा के छोड़ दिया खेत में, पूरा खेत पानी से भर गया, जबकि ज़रूरत किसको थी, ज़रूरत तो सिर्फ फसल की जड़ को था पानी का, हमने पूरा खेत पानी से भर दिया। तो इसको क्या कहते हैं, पानी की बर्बादी कहते हैं। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जो आइडिया था प्रधानमंत्री जी का, वो क्या है, वो यही है कि सिंचाई का जो तरीका है उसको बदलना पड़ेगा हमें। इससे क्या होगा, इससे हमारा रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, वाटर का वेस्ट कम हो जाएगा, वाटर का हम जो अत्यधिक उपभोग करते हैं वो कम हो जाएगा। इस तरह के आपको मौलिक आइडिया सोचने पड़ेंगे। मौलिक का मतलब आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, हाँ क्या हो सकता है। जैसे देखिए, जैसे मैं एक बताता हूँ, जैसे राजस्थान का इलाका है ना, या फिर जो सूखे इलाके आएंगे, दिल्ली में भी आपको एक जगह मिल जाएगा, कनॉट प्लेस में, वहाँ पर बावली मिल जाएगा आपको। बावली घूमने की जगह भी है, कई सारे लोग फ़ोटो वोटो खिंचाने जाते हैं। तो राजस्थान है, दिल्ली है, गुजरात है, उत्तराखंड के भी भाग हैं, और बिहार के भी पुराने ज़माने में लोग यूज करते थे। पुराने ज़माने का जल संरक्षण का तरीका होता था हर जगह का, जैसे बावली वगैरह गुजरात राजस्थान में हो गए, है ना। इसी तरह से दिल्ली में भी बावली का, दक्षिण भारत का कुछ और हो सकता है, पहाड़ी राज्यों में कुछ और हो सकता है। पहाड़ में जो पहाड़ से पानी आता था ना, उसी से वो लोग चक्की भी पीसते थे, पानी से चक्की, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आटा के लिए। और उसी पानी को फिर बाद में वो लोग पीने में भी यूज कर लेते थे। तो ये वहाँ का अपना है। नदी, तालाब और जो झरने हैं, या गांव में छोटे मोटे धार होते हैं, जो कुआं होता था, इन सब को फिर से पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। ये सब क्या बता रहा हूँ, ये सब पारंपरिक तरीके थे किसके, जल संरक्षण के। पहले कुआं को लोग पूजा करते थे, वहाँ पर दिए जलाते थे, क्यों, क्योंकि जल का स्रोत होता था, जल संरक्षण का तरीका था ये एक। इसको आप बता सकते हैं। कुआं का और खासियत क्या होती है, बहुत ही छोटा सा उसका मुहाना होता है, जिसके कारण से क्या होता है, वाष्पीकरण कम होता है, पानी ठंडा रहता है। तो ये सब आपको बताना पड़ेगा। मौलिक सोच है, अपने आस पड़ोस में जो आप देखते हैं उसको आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रही है मैं किस दिशा में ले जा रहा हूँ आपको। फिर समस्या भी है, इसी तरह से समाधान और सोचिए क्या हो सकता है। सर्च कीजिए कि जल संरक्षण के कौन कौन से पारंपरिक विधि विधान प्रचलित हैं दुनिया में। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी चाहिए। ओके, अब चलते हैं, कुछ मैं आपको आंकड़े और फैक्ट्स दे देता हूं, जिसके आधार पर आप निबंध जब अगली बार आप लिखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे। भारत में जल संकट संबंधित आंकड़े के अनुसार यह समस्या बहुत गंभीर है। निम्नलिखित आंकड़े इस समस्या के सामने रखते हुए दर्शाते हैं। भारत में लगभग 84% क्षेत्र में जल स्तर बहुत कम हो गया है। 84% क्षेत्र, जल संसाधनों की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है। 1951 में भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक 5177 क्यूबिक मीटर जल था, हमारे पास इतना ज़्यादा पर पर्सन था 1951 में, जबकि 2011 में इस संख्या में निर्माण और प्रदाय दोनों कारण इसमें कटौती होकर मात्र 1545, लगभग में 3 से 4 गुना पानी कम हो गया है पर पर्सन। कितने सालों में, 51 से 11 ईस्वी आने में। तो अब समझ लो 11 से अगर हम 2051 जाएंगे तो क्या हालत होगी, क्योंकि आबादी भी बढ़ रही है। इस चीज़ को आप आंकड़े को लिख सकते हैं। भारत के 600 जिलों में 60 जिलों में पूरी तरह से पानी की कमी है। जल संरचना कम होने के कारण भारत में लगभग 90% क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के दौरान जल संचय नहीं होता है। जल संचय करने का हमारे पास तरीका ही नहीं है। जल बह जाता है, उत्तरी बिहार में बाढ़ आ जाती है, दक्षिणी बिहार सूखा रहता है। ये क्या है, ये हमारी कमी है, ना कि प्रकृति की कमी है। प्रकृति तो हमें जल दे ही रहा है पर्याप्त मात्रा में। जल संरचना अभाव के कारण भारत में लगभग 70% क्षेत्र में अनियमित जलापूर्ति होती है। अनियमित का मतलब क्या है कि सुबह पानी आया तो शाम में नहीं आया, शाम को आया तब सुबह में नहीं आया, पानी का कनेक्शन ही नहीं है। जल संबंधी समस्याओं के अंतर्गत जल उपयोग में कमी, जल संबंधी समस्याओं की वजह से हर साल भारत में लगभग 2 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है। ये आंकड़ा भयावह है। आज भी जो आपको राजस्थान वगैरह का फोटो दिखता है, उसमें जो महिलाएं जाती रहती है सर पर घड़ा लेकर पानी भरने के लिए, बॉलीवुड गानों में दिखाते थे, वो कोई अच्छी चीज़ थोड़ी न थी। महिलाओं का जीवन पानी लाने और ले जाने में ही निकल गया। तो ये सब क्या है, ये सब मौलिक समस्या है जो आपको आस पड़ोस में दिख सकता है, देखने भर से समझ सकते हैं आप। ओके,
भारत में करीब 80% क्षेत्र में जल संरचना कम होने के कारण बाढ़ और सेंच की समस्याएं होती हैं। जल संकट के कारण भारत में देश के कई हिस्सों में प्रति वर्ष करीब 1 लाख से अधिक मृत्यु होती है। जल संबंधी समस्याओं की वजह से भारत के लगभग 50 करोड़ लोगों को निर्मम जीवन जीना पड़ता है। 50 करोड़, देश की लगभग में 40% जनसंख्या। भारत में प्रति व्यक्ति जल उपभोग की दर दुनिया की सबसे अधिक है। पर पर्सन हम जितना जल का उपभोग करते हैं, मतलब एक आदमी जितना जल का खपत भारत में करता है उतना पूरे दुनिया में कहीं भी खपत नहीं है। हमें इसको कम करने की ज़रूरत है। जल का खपत कम होना चाहिए। ओके। जल संबंधी समस्याएं सभी राज्यों में मौजूद हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे राज्यों में इस समस्या का सामना ज़्यादा हो। ओके। जल संबंधी समस्याओं के कारण भारतीय कृषि उत्पादन में भी कमी होती है, जो देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डालती है। भारतीय बजट को, भारत सरकार के बजट को क्या कहा जाता है? भारत सरकार के बजट को कहा जाता है मानसून का जुआ। मानसून का जुआ बजट को, क्योंकि बजट जो होता है हमारा भारत सरकार का, राज्य सरकारों का, ये मानसून पर डिपेंड करता है कि मानसून कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा। डायरेक्ट इफेक्ट करता है हमारी इकोनॉमी को। जल अभाव के कारण भारत में 70% क्षेत्र में अनियमित जल की आपूर्ति होती है। ये सब तो पढ़ दिया मैंने, और बस यही था। उसके बाद से है कि इन सभी आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि भारत में जल संकट बहुत बड़ी समस्या है, देश के विकास अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। बिहार में जल संकट संबंधी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े निम्नलिखित हैं। बिहार में कुल जल संसाधन का 70% भूजल में होता है। बिहार में बाढ़ और सूखे की समस्या जल संकट को बढ़ाती है। कहीं पर बाढ़, कहीं पर सूखा। बिहार में जल संचय की दक्षता केवल 9.5% है। हम जल संचय करते ही नहीं है। बिहार में जल संबंधी समस्या होगी, यानी कि 100 लीटर अगर जल हमें वर्षा से मिलता है तो मात्र 9 लीटर को हम लोग बचाते हैं। बाकी लगभग में 90% से 91% जल जो है वो बह के चला जाता है समुद्र में। बिहार में जल संबंधी समस्याओं के कारण देश में सबसे अधिक मृत्यु होती है। इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा, आर्सेनिक और फ्लोराइड वगैरह के कारण। बिहार में 2019-20 के दौरान कुल जल संसाधन की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 117 लीटर थी, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल जल संबंधी समस्याओं की वजह से लगभग 89% लोगों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। बिहार में अभी बहुत से गांवों में पानी की उपलब्धता नहीं होती है और लोग पानी के लिए दूर दूर तक जाने को मजबूर होते हैं। भारत और बिहार में जल संकट के कुछ प्रमुख कारण हैं। आबादी में वृद्धि एक सबसे बड़ा कारण है। नदी का प्रदूषण, बाढ़ और सूखे, कम वर्षा, प्रचलित जल संचय पद्धतियों की कमी, यानी कि हमारा जो पारंपरिक तरीका था जल संचय करने का, उसको हमने छोड़ दिया। इस कारण से हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अवैध बोरवेल का प्रयोग, गांव में देखा होगा समरसेबल गड़वा लेते, जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती, फिर पानी को बर्बाद करके रख देते हैं। एक जगह अगर समरसेबल करते हैं तो आस पड़ोस के घरों का पानी का लेवल नीचे चला जाता है। इतना ज़्यादा नुकसानदेह है समरसेबल, और हर कोई दूसरा आदमी शहरों में, गाँव में गड़वा रहा है आजकल समरसेबल। दुरुपयोग होता है बहुत ज़्यादा। निजीकरण, जल संचय को निजीकृत करने के लिए कई निजी कंपनियां बांधों या नहरों का निर्माण करती हैं। बांध और नहर के निर्माण से क्या होता है? जल एक जगह इकट्ठा हो जाता है, नदियों में जल स्तर कम हो जाता है। सफाई व्यवस्था की कमी है, असंतुलित विकास है। कहीं पर बहुत ज़्यादा जल है तो उसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है। जैसे उत्तरी बिहार का जो जल का आधिक्य है उसको अगर दक्षिणी बिहार में डाल दें तो सूखे की भी समस्या का समाधान हो जाएगा, है ना। भारत सरकार, बिहार सरकार द्वारा जल संरक्षण कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। अब ये योजनाएं मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद से सर्च करना है, सब कुछ मैं नहीं दूंगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कल मिल जाएगा आपको पीडीएफ। ओके। और आपको क्या करना है, जल संकट पर संबंधित अब जो भी ऐसे लिखेंगे उनमें इन फैक्ट्स को, डेटा को यूज़ करके अच्छे से ऐसे लिखना है। ओके। और डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, चैनल के इंस्टाग्राम आईडी का रहता है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी रहता है, जहाँ पर आप पूछ सकते हैं कोई भी समस्या हो तो कहीं भी मैसेज करके। ग्रुप का लिंक रहता है। पीडीएफ के लिए पीडीएफ वाला जो मुख्य चैनल है 5000 सब्सक्राइबर वाले, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और मेंस ग्रुप में आप अपना आंसर भेज सकते हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ रहता है। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।